अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उज़ैर मुदस्सिर और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास, एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स लाया हूँ व्हिच इज़ ओ-रिंग्स डिज़ाइन एंड सिलेक्शन। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट एक चैनल है मैकेनियर लर्निंग के नाम से। आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें ताकि मैं मज़ीद जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की नॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं और जो जितने भी प्रोफेशनल टॉपिक्स, सॉफ्टवेयर्स, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, मैं आप उस पर वीडियोस बनाता रहूँ। तो आइए चलते हैं कोर्स की तरफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है और इस कोर्स को डिज़ाइन करने का पर्पज़ ही ये था कि जो लोग हैं, जो स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वो ओ-रिंग्स की अहमियत को जान सकें और अगर कोई भी उनको कोई चीज़ मज़ीद क्लैरिफ़ाई करनी है ओ-रिंग्स के डिज़ाइन से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, तो उससे इस कोर्स के थ्रू यकीनन उनको फ़ायदा होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, वैसे तो सील्स दो जो है कैटेगरीज में डिफाइन की जाती हैं। एक है स्टैटिक सील और एक है डायनामिक सील। स्टैटिक सील ये वो सील है, ये उधर यूज होती है जहां पे दो कंपोनेंट्स के दरमियान कोई मोशन ना हो। आप एक ये बिल्कुल एग्जांपल देख रहे हैं, ये कैप है, एक पिस्टन का जो एंड कवर है और ये वो है बोर। ये दोनों पार्ट्स नहीं मूव करते, तो जो इसके दरमियान सीलिंग पॉइंट है, जो ओ-रिंग यूज हो रहा है इसके दरमियान, इट इज कॉल्ड स्टैटिक सील। जबकि सिमिलरली अगर आप एक और पॉइंट पे देखें कि ये पिस्टन है और इस पिस्टन जो है ये एक बोर के अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बोर स्टैटिक है, पिस्टन मूवेबल है, डायनामिक है, यानी दोनों के दरमियान एक रिलेटिव मोशन है। तो इस किस्म की सील को कहते हैं डायनामिक सील। और ओ-रिंग्स, ओ-रिंग्स वाहिद वो सील्स हैं जो कि डुअल सील्स कहलाती हैं, क्योंकि ये स्टैटिक भी हैं और डायनामिक भी हैं। अच्छा, ओ-रिंग्स हमने ये तो देख लिया कि सील्स कितने तरह की हैं और ओ-रिंग्स जो है ये इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्टैटिक सील के तौर पे भी यूज हो जाती है, डायनामिक सील के तौर पे भी। लेकिन अब ये सीलिंग करती कैसे हैं? तो ये आपके सामने एक मैंने फिगर बनाई हुई है। सिस्टम प्रेशर इस पे एक्सर्ट हो रहा है और ऊपर से एक इनिशियल कंप्रेशन फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस जब एक्ट होती हैं ओ रिंग पे, तो ओ रिंग सीलिंग प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी लीकेज। ठीक है। और इसी तरीके से सीलिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका ओरिस किन किन तरीकों से इंस्टॉल हो सकता है, ये भी यहाँ पे मैंने इसको इस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया हुआ है। एक तो है पिस्टन फॉर्म। पिस्टन फॉर्म में ये होता है कि आपका जो ओ रिंग है वो एक मूवेबल पार्ट पर इंस्टॉल हुआ हुआ है। एक है रॉड कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ओ-रिंग एक स्टैटिक पार्ट के ऊपर इंस्टॉल हुआ है, यानी जो ग्रूव बना हुआ है, ग्रूव वो एक स्टैटिक पार्ट पे है। यहाँ पे एक डायनामिक पार्ट पे ग्रूव है। जबकि एक होती है एक्सियल। एक्सियल में ये होता है कि आपका जो ओ-रिंग है वो एक्सियली जो है प्लेस्ड होता है। ठीक है। ये जो दो है ना, पिस्टन और रॉड, ये है रेडियल। ये रेडियल क्यों है कि ओ रिंग का जो एक्सिस है और जो शाफ्ट का एक्सिस है वो पैरेलल है। ठीक है। और यहाँ पे ओ रिंग और शाफ्ट का एक्सिस भी पैरेलल तो है, लेकिन जो उसका फेस है वो एक्सियल है। ठीक है। तो दिस इज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ configuration of O-rings installation। अच्छा, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आए, ओ-रिंग्स की साइजिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका ओ-रिंग जो है उसका साइज, आपने फॉर एग्जांपल आपने एक ओ-रिंग ऑर्डर किया है और उसकी आपने उसको मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से और उसकी रीडिंग्स आउट निकली हैं, तो अ, इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स पे नहीं फॉलो कर रहा। तो ओ-रिंग्स में जो सबसे कॉमन स्टैंडर्ड यूज होता है वो है ISO 3601-1। ये स्टैंडर्ड है ही सिर्फ साइजिंग का। मजीद डिटेल में मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक ओ रिंग्स
को यूं डेजिग्नेट किया जाता है। ये जो पहला जो है ना, पहला पोर्शन, ये 1-0118-7 ये साइज कोड कहलाता है। जो सेकंड नंबर जो आपके पास नंबर्स दिख रहे हैं, ये कहलाता है D1 यानी इनर डाई ऑफ ओरिंग। जबकि आपके पास जो थर्ड नंबर है, ये D2 है, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डाया ऑफ ओरिंग। ये D2 है। ये स्टैंडर्ड डेजिग्नेशंस हैं ओरिंग की मेजरमेंट्स के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड के तहत। जबकि जो लास्ट पोर्शन दिख रहा है आपको कॉमे के बाद, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, क्योंकि ये क्वालिटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से रिलेटेड है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ मैंने यहाँ पे और लिखी हुई है कि ओ रिंग इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि ओ रिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ओ रिंग्स की दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। यानी मिसाल के तौर पे मेरा ओ रिंग अगर 5 mm उसका क्रॉस सेक्शनल डाया है, यानी D2 5 mm है, तो कितना वेरिएशन आ सकती है। यानी मेरे पास कुछ ओ रिंग्स फ्रेश आए, मैंने एक कंपनी से ऑर्डर किए, हो सकता है जब मैं मेजर करूँ तो 5.03 आए, 5.04 आए, ठीक है, या 4.95 आए, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। तो ए वेरिएशन, जो ए कैटेगरी है, ये वो ओरिंग्स की कैटेगरी है जिसमें वेरिएशन ज्यादा प्रिसाइज होती है, ठीक है। बी कैटेगरी में ज्यादा प्रिसाइज होती है, ठीक है। अब मैं मजीद आगे इसको डिस्कस करता हूँ स्टैंडर्ड ओपन करके, ताकि मजीद क्लैरिफिकेशन हो। तो ये मेरे सामने आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड आ गया है, ठीक है। ये रहा आपके पास स्टैंडर्ड। ये है ISO 3601-1। ये आप देख रहे हैं सारे इन्होंने बनाए हुए हैं कॉलम्स, टेबल्स वगैरह, इन्होंने ये सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी दूं कि जो इनकी स्टैंडर्ड डेजिग्नेशंस हैं, ये देखिए, ये मेंशन हुआ हुआ है, ये D2 और D1 और इनकी जो साइजिंग है वो इन्हीं दो पॉइंट्स या इन्हीं दो मेजरमेंट से की जाती है। अब मैं थोड़ा टेबल्स की तरफ जाता हूँ। आप देख रहे हैं ये साइज कोड है, जो मैंने और एक डेजिग्नेशन का आपको शायद याद हो भी, पीछे मैंने दिखाया था, ये साइज कोड है 004। ये एक अब स्टैंडर्ड ने अपना दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड जो है वो ये बताता है कि आपका जो पहला जो नंबर है, ये क्या कहलाएगा, इनर डाया। और दूसरा जो नंबर है, जो ये वैल्यू, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्रॉस सेक्शनल डाया। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी ये साइजेस लिखे हुए हैं, इसमें सेकंड नंबर सेम है, यानी आपका क्रॉस सेक्शनल डाया सेम है, आईडी चेंज हो रही है, ठीक है। और आप उसके बाद आगे देखेंगे क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। तो क्लास बी जो है वो जनरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। तो नॉर्मली अगर हमें मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ओरिंग आया है इस साइज का, तो उसकी वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 0.13 से ज्यादा इसी मतलब रेंज के अंदर होनी चाहिए। यानी अगर 1.78 है तो वो प्लस 0.13 वैल्यू हो सकती है या माइनस 0.13 वैल्यू हो सकती है, जब मैं उसे वर्नियर से मेजर करूंगा। लेकिन ये किस डायमेंशन की बात हो रही है, D1। D1 क्या है, इनर डाया। जबकि मैं सेकंड डिजिट की बात करूं तो सेकंड डिजिट जो है वो उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यानी प्लस माइनस 0.08 मिलीमीटर मेरी जो है क्रॉस सेक्शनल डाया ऊपर नीचे हो सकता है एक फ्रेश ओरिंग का, ठीक है। ये इस तरीके से ढेर सारे इनके साइजिंग्स हैं और ये टेबल्स हैं, ठीक है इनके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास अगर ऐसा ओरिंग है जो कि इस टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऐसा ओरिंग आ गया जिसका साइज जो है वो फॉर एग्जांपल 3 है। अब 3 तो यहाँ कहीं भी नहीं है, आप देख रहे हैं। तो ठीक है, और ऐसा उसका क्रॉस सेक्शनल डाया है 2 वो भी नहीं है कहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए जो है इसी स्टैंडर्ड ने एक और टेबल डिफाइन किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। वो ये रहा टेबल। ये क्या है, आप ऊपर चलें, रिकमेंडेड इनसाइड डायमीटर टॉलरेंसेस एंड क्रॉस सेक्शन टॉलरेंसेस फॉर नॉन स्टैंडर्ड ओरिंग वैल्यू। यानी मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा ओरिंग है जिसका क्रॉस सेक्शनल डाया यानी D2 3 है, तो वो मेरी इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसका टॉलरेंस कितनी होगी, प्लस माइनस 0.08, ठीक है। इसी तरीके से अगर 8 है तो उसकी रेंज कितनी होगी, प्लस माइनस 0.01, प्लस माइनस 0.15 ठीक है, टॉलरेंस होगी। ये मैं बात करूं D2 की। और अगर D1 की बात करूं तो वो ये रहा टेबल, ठीक है। इस टेबल के अंदर जो है D1 की जो टॉलरेंसेस है वो डिफाइन है। आप देख रहे हैं कि 13.47 से
मिसाल के तौर पे मेरा ओरिंग 15 है, तो वो इस रेंज के अंदर लाई हो रहा है, ठीक है? तो इस रेंज के अंदर लाई हो रहा है, तो उसकी टॉलरेंसेस ये हैं, प्लस माइनस 0.18, ठीक है? यानी मेरा D1 प्लस 0.18 ऊपर हो सकता है या 0.18 नीचे हो सकता है। तो ये साइजिंग, अब मैं वापस स्लाइड की तरफ जाता हूँ, तो ये साइजिंग का मैंने आपको बता दिया कि साइजिंग कितनी अहम है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पे आपने वेंडर्स से ओरिंग्स मंगवाए और आपने उनको नहीं चेक किया। आपने देखा कि भाई एक ओरिंग जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 उसका वो है, इनर डाई है, ठीक है? लेकिन आप कहते हैं कि भाई वो आपने मेज़र किया तो आपने देखा वो 5.2 तक उसका जो है आईडी जा रहा है, 5.2 जबकि टॉलरेंस कितने की है? 0.18 की, यानी 5.18 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप ऐसे जो है ओरिंग को रिजेक्ट कर देंगे। मैं इधर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ ये, ताकि एक्सेल से आपको समझ आ जाए। 5 आपके पास है, ठीक है? और उसका क्या है? D1 5 है, ठीक है? तो और D2 जो है वो कितना है? वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 ले लें, ठीक है? तो मैं वापस जाऊँगा टेबल पे, इधर इस टेबल पे गया, मैंने देखा कि 5 जो है वो उसका जो D1 5 तो वो इसके दरमियान लाई कर रहा है। तो यानी मेरा जो टॉलरेंस है वो 0.13 होगी। यानी मेरा जो 5 का जो ओ रिंग है वो या तो 5 माइनस 0.13, या तो वो मिनिमम इतना जा सकता है, या फिर वो इक्वल टू 5 प्लस 0.13, या फिर वो मैक्सिमम इतना जा सकता है। इसके दरमियान उसका डाया होना चाहिए। इससे नीचे या इससे ऊपर अगर उसका डाया होगा, D1 की बात कर रहा हूँ, इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, D1 से मुराद इनसाइड डायमीटर, तो मैं ओ रिंग रिजेक्ट कर दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर 5.2 है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा रेड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई मेरा ये ओ रिंग लिमिट में नहीं आ रहा। इसी तरीके से क्रॉस सेक्शनल डाया 2 इसको भी जरा टेबल में जाके देख लेते हैं इसकी क्या टॉलरेंसेस है। ये D2 है, 2 आपका यहाँ आ रहा है, यानी प्लस माइनस 0.08। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कितना हो सकता है? मिनिमम आप मेरा हो सकता है 1.92, जबकि मैक्सिमम हो सकता है 2.08। इसके दरमियान मेरा होना चाहिए मेरा D2। अगर इससे ऊपर या इससे नीचे होगा तो आई विल रिजेक्ट दैट ओ रिंग। और अगर मैं नहीं करूंगा तो चूंकि ओ रिंग की जो टॉलरेंसेस होती हैं बहुत मायने रखती हैं उसकी लाइफ में। अगर मैं इसको निग्लेक्ट करूंगा तो मेरे ओ रिंग की लाइफ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंडर साइज ओरिंग या ओवर साइज ओरिंग आपकी प्रॉपर सीलिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। अंडर साइज सीलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, ओवर साइज जो है वो जल्दी वेयर आउट हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए साइजिंग की बहुत अहमियत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये साइजिंग का जो आपका ये नॉलेज है ओरिंग के हवाले से, इसमें जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। और नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी ओरिंग्स के ऊपर मजीद आएंगी, ताकि कंप्रीहेंसिव नॉलेज ओरिंग्स की प्रोवाइड की जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।